नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विद यू में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रीवियस पेपर, जो कि एक 2011 का पेपर है, जिसमें हम बाल मनोविज्ञान के पेपर को डिस्कशन करेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है? तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिभावान शिक्षार्थी मतलब प्रतिभावान जो छात्र हैं उनकी विशेषता कौन सी है? यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आगे के जो दिए हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। वह बहुत ही तुनक मिजाज होते हैं? नहीं। वह रस्मी व्यवहार करते हैं, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि? नहीं, ये भी सही नहीं है। वह आक्रामक और कुठित हो जाते हैं? नहीं। तो जो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका आपकी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है? मतलब जो एक अध्यापक है वह आपकी कक्षा में कैसे एक प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकता है? ड्रिल और अभ्यास कार्य के द्वारा? ठीक है, ये भी। अगला ऑप्शन, आपके विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर? सही बात है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके? बिल्कुल ठीक। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर? सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन है वो कौन सा है? हमारा नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 3। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो हमारे पास इन्हें दिए हैं, कुछ ऑप्शन दिए हैं और फिर उनमें भी कौन से हमें सही है और कौन सा गलत है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला, बच्चे समस्या समाधान करता है? बिल्कुल सही बात है। फिर इसके बाद हमारा, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है? बिल्कुल सही बात है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं? बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थी के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना? ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थी को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्कशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना? बिल्कुल सही बात है। जब एक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना? नहीं। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए? नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां शिक्षक एकाधिकारवादी हो? नहीं। जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलता पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है? नहीं। जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है? नहीं, बिल्कुल गलत। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकता की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? 5th का नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारा 6। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है? बिल्कुल सही बात है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास किया है? बिल्कुल सही बात है। इसके 3 ऑप्शन सही है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक किया है? नहीं। कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। काम जल्दी करो, पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। इससे अगला, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सिखाना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में
कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसके बाद। कोई शिक्षिका आपके विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो प्रतियोगात्मक परीक्षा से? जी नहीं। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने के लिए उसमें मदद करके। बिल्कुल सही बात है। इसका 8 का आंसर हो जाएगा नंबर 2। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थी को उत्प्रेरित करना होगा। रटकर याद करने के लिए? नहीं, बिल्कुल। जहाँ भी रटना शब्द हो तो वो तो बिल्कुल गलत है। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके? जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबर लाना ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। नंबर 4 क्या है? सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बिल्कुल सही बात है। 9th का हमारा हो जाएगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो 10 के ऑप्शन देखते हैं। शारीरिक दंड? नहीं, बिल्कुल गलत। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम? बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन देखते हैं। प्रतियोगात्मक कक्ष? नहीं। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। मतलब क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो विकास है वो सिर से पैर की ओर चलता है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? नंबर 2। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब भाषा विकास में, तो जो भाषा विकास में सबसे संवेदनशील समय है वो है हमारा प्रारंभिक बचपन काल बोलते हैं जिसको, क्योंकि यही हमारा सबसे संवेदनशील समय होता है। क्वेश्चन नंबर 13। एक 6 साल की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और परीक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिक और पर्यावरण। तो जो हमारा 13 का आंसर होगा वो होगा 4, क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण का इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गुण वाहक हो सकते हैं? गुण मतलब छोटे छोटे। समाजीकरण कहाँ से होता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। तो इसका हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर 1, विद्यालय और उसके आसपास के जो पड़ोस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो जो हमारा 15 हो जाएगा उसका सीधा सा आंसर है। कहीं भी वाइगोत्स्की का नाम है तो वो होगा हमारा सामाजिक अन्योन्य। जहाँ भी वाइगोत्स्की होगा वहाँ पर सामाजिक जहाँ भी दिखेगा वही आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 16। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहालबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, दूसरा ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो इसका हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो जो इसके ऑप्शन है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो 17 का आंसर हो जाएगा हमारा 4th। इसके बाद देखते हैं हम 18वां। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप
बनाने हेतु नवीन जानकारी के संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, किस चीज़ से जाना जाता है? वो है हमारा समावेशन और अनुकूलन के रूप में, साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, समावेश और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इसका हो जाएगा हमारा समावेशन और समायोजन के रूप में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो कैसा होगा? नियामक होगा, जो समावेश को हतोत्साहित करता होगा, आवृत्ति को बढ़ावा देता होगा या खोज को प्रोत्साहन देता होगा। तो 19 का होगा हमारा 4, जो खोज को बढ़ावा देता होगा। जो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बहुबुद्धि परीक्षण से ही निर्धारित किया जाता है। नहीं, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि की एक रूपरेखा की तैयार करना चाहिए। बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा नंबर 2, क्योंकि जो गार्डनर है उन्होंने बहुबुद्धि के कई सारे प्रकार बताए हैं। इसके बाद आता है हमारा 21। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेवाइज की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर हमारा नंबर 1 ही होगा। इसके बाद देखते हैं हम 22। लिंग है, तो लिंग क्या है? सामाजिक संरचना, शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना है, जैविक सत्ता। तो जो लिंग है वो एक सामाजिक सत्ता है, सामाजिक संरचना है। वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? पहला, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न या सहयोगी प्रोजेक्ट। तो जो 23 का आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहयोगी जो प्रोजेक्ट है उसके अनुसार। अगला देखते हैं नंबर 24। आपकी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। नहीं, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। सही बात है। बच्चों विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। नहीं, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो इसका हमारा हो जाएगा नंबर 2, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 25। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि उसमें विद्यार्थी और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, मतलब हमें फीडबैक प्राप्त हो, तो तभी हमारा आकलन उद्देश्यपूर्ण होगा। 25 का नंबर 1। 26वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी है? शिक्षक की भूमिका होती है सुविधादाता के रूप में, जो कि हमारा आंसर नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 27। अनुसंधानकर्ता अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विधि कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम कैसा होगा का एकमात्र निर्धारण होता है के साथ संबंधित नहीं माना जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो जो हमारा 27 का आंसर होगा वो होगा हमारा नंबर 4, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिनके असमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देगी। नहीं, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। एक काल्पनिक लक्ष्य नहीं, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, 28 का हमारा 3। अब देखते हैं 29। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन
क्या है, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर हमारा नंबर 1 ही है। अब देखते हैं हम नंबर 30। नंबर 30, सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके साथ स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। बिल्कुल सही बात है, नियमित विद्यालय में अनेक सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। नहीं, श्रवण असमर्था वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। बिल्कुल गलत बात है। तो इसका ऑप्शन हमारा बिल्कुल जो उपयुक्त है नंबर 30 का वो है नंबर 2, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन दिए जाएं। तो इसका आंसर होगा नंबर 2। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।